फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज मुस्कुरा में। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दें ताकि उनको नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पहला चैप्टर परमाणु संरचना से संबंधित वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है डाल्टन। जानते हैं कैसे, इसको पूरा पढ़ते हैं। पदार्थ का परमाणु संरचना का सिद्धांत का सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अति सूक्ष्म अभाज्य व अटूट कणों से मिलकर बनते हैं। पदार्थ का जो परमाणु संरचना का सिद्धांत था वह जॉन डाल्टन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार था कि पदार्थ अति सूक्ष्म अभाज्य अटूट कणों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, अर्थात पदार्थ जो परमाणु से मिलकर बनता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार कितना होता है। वो पहला है हमारा 10⁻⁸। पदार्थ में परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। व्याख्या है इसकी, परमाणु आकार 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। परमाणु का आकार नाभिक से संयोजित कक्षक, सबसे बाहरी कक्षक के बीच की औसत दूरी होती है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। परमाणु की संरचना होती है, उसके लिए मूलभूत कण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसका उत्तर है हमारा सी, जिसमें हमारा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। देखिए कैसे, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर बाकी सभी परमाणु मूलभूत 3 कणों का संगठन है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, नाभिक के आकार की माप होती है। नाभिक के आकार की माप फर्मी के आकार की होती है। एक फर्मी होती है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार फर्मी में मापा जाता है। एक फर्मी बराबर 10⁻8 मीटर मापा जाता है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है 10⁻13 सेंटीमीटर। 10⁻13 सेंटीमीटर। परमाणु नाभिक त्रिज्या का क्रम 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। अगला देखते हैं, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए केवल परमाणु के नाभिक में 2 ही तत्व होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। या इसी को हम इस तरह कह सकते हैं, परमाणु नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण होते हैं। तो भी हमारा उत्तर इसका क्या होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला देखते हैं, रदरफोर्ड। इसकी व्याख्या सुन लीजिए। रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली छल्ली पर एल्फा कणों की बमबारी कराई। बमबारी कराने के बाद रदरफोर्ड ने प्रसिद्ध एल्फा कण प्रक्रिया का प्रयोग किया के लिए भी जाने जाते हैं। ये इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड को परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रतिपादित किया था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा इसका परमाणु भार 12, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। इसको निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं Z = P = E, अर्थात न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। और जितने हमारे प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे न्यूट्रॉन होंगे, उतने ही हमारे परमाणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः इसमें वो कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 6 है। किसी भी पदार्थ की परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है। अतः इसमें भी परमाणु क्रमांक की कितने हो गए, इसका उत्तर हो गया ए, 6। जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तब वह बनता है धनावेशित हीलियम आयतन। जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो धनावेशित हीलियम आयन बन जाता है। धनावेशित हीलियम आयन। देखिए, जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तो वह धनावेशित आयन बनता है, क्योंकि हीलियम He से प्रदर्शित करते हैं। हीलियम में दो परमाणु होते हैं,
हाइड्रोजन प्लस और एक इलेक्ट्रॉन माइनस का। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन ऋणावेशित कण है? निम्न में से कौन ऋणावेशित कण है? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन जो है वो किसी स्थिति में नहीं होता, उदासीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीम ने की थी, जिसका द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 सी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने, पॉजिट्रॉन की एडरसन ने और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये अलग अलग रूप से काम आएगा। धन्यवाद। अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश सुनिश्चित मान का निर्धारण के द्वारा किया गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो सुनिश्चित मान किसने बताया? ये अभी हमने आपको बताया कि किसके द्वारा बताया गया। तो इसका है R.A. मिल्कन। ध्यान रखना, आवेश को सुनिश्चित किया R.A. मिल्कन ने, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जो की वो थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन उस पर आवेश जो सुनिश्चित मान निर्धारण किया गया वो R.A. मिल्कन के द्वारा किया गया। सन 1909 में R.N. मिल्कन द्वारा तेल की बूंद के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश को सुनिश्चित मान निर्धारण किया गया था। अगला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कक्षीय गति करते हैं। चारों ओर कक्षा होती हैं, द्रव्यमान की चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो कक्षीय गति करता है। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले जिस वृत्तीय पथ पर नाभिक के परितः परिचरण करता है उसे स्थायी अवस्थाएं या कक्षाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में तथा 6 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में उपस्थित है। परमाणु में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में होंगे। देखिए दोस्तों, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल कक्षा में 8 हैं, एम कक्षा में 6 हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 6 14 2 16 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s² 2x² 2p की घाते 6 3x² 3 4 की घाते 3 p की घाते 4। अतः कुल इस प्रकार एस इलेक्ट्रॉन में 6 तत्व होंगे। कितने होंगे? 6। इसका उत्तर होगा ए। अगला कह रहा है दोस्तों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से भारी होता है। कितने गुना भारी होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से कितने गुना भारी होता है? तो इसका सही उत्तर है 1837 गुना। 1837 गुना भारी होता है। Me बराबर इतने, MP बराबर इतने, मतलब इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, प्रोटॉन का इतना होता है। प्रोटॉन का तुल्यांक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना होता है। Cn- आयन के समान सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसका उत्तर है ए और बी दोनों, मतलब नाइट्रोजन भी होता है और कोबाल्ट भी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में अधिकतम एम कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? किस में अधिकतम होंगे? तो इसका उत्तर है 18। देखिए, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² है, जहां n कक्षाओं की संख्या को निरूपित करता है। यदि n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लें तो m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² अर्थात 18 ही आएगी अधिकतम। फिर कह रहा है निम्न में से कौन से तत्व ऋणावेशित आयन होंगे? तो इसका पहला ही उत्तर सही होगा दोस्तों, यदि ये प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारक होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋणावेशित आयन होंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं होंगे तो धनावेशित आयन होंगे। अगला देखते हैं क्या कहता है। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है एक परमाणु के अधिकतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अधिकतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाह्य कक्षक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। केवल यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन हैं, तो Fe2 पॉजिटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका हो जाएगा 24, क्योंकि 26 हैं उसमें और वो पॉजिटिव 2 आयन कह रहा, 2 आयन उसने त्याग दिए और 2 आयन त्याग दिए तो कितने बचे? 24। अगला देखते हैं मित्रों,
ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ब्रोमीन में होती 17, p इलेक्ट्रॉनों में होगी 17। कैसे होगी देख लीजिए। अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता 35, तो 2 8 18 7, 2 8 18 7। तो फर्स्ट में फर्स्ट एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 3p स्क्वायर, 3s स्क्वायर, 3d1 10 और 4s और p4। तो उसने पूछा p इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। p की संख्या हो जाएगी, देखिए 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो कितने हो गए ये 6 6 5, 6 ये हैं, 6 ये हैं और 5 ये हैं, तो 6 6 5 टोटल होगी 17। निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या हाइड्रोजन नाभिक का। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होता है। आगे देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में रहते हैं और दोनों का ही द्रव्यमान समान होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नाभिकीय कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता और ना ही द्रव्यमान होता है लेकिन सिर्फ चक्रण करता है तो वो कहलाता है न्यूट्रिनो। क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूट्रिनो कहलाता है। न्यूट्रिनो का नाम अंग्रेजी शब्द न्यूट्रल्स के आधार पर लिया गया क्योंकि ना ही इस पर कोई आवेश होता और ना ही द्रव्यमान, ये सिर्फ चक्रण करते हैं। इनका काम सिर्फ चक्कर लगाना होता है कक्षा में और इसका कोई काम नहीं होता। देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। अभी मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी सन 1932 ईस्वी में। इनका नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बर्बादी की थी जिससे कार्बन और न्यूट्रॉन निकले थे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, देखिए, एक द्विधनावेशित M2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है। इसका द्रव्यमान 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसको जोड़ लेते हैं हम। 14 2 16, 16 8 24, 24 में इसमें कितने 2 प्लस लगे हैं। 14 8 22 2 24, 24 पे इसने 56 इसका परमाणु भार है तो 26 हो जाएगा उतने, और इसने 2 दे दिए हैं तो 28। देखिए कैसे, Z बराबर 2 8 14 + 2 तो हो गए 26 N, 26 न्यूट्रॉन। अब 56 में से घटा तो कितने बचे 30, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा हमारा A 30। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 3 नाभिकों को आइसोटोन है, 3 नाभिकों में आइसोटोन है। इसका उत्तर पहला A, कार्बन में, नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में। चूँकि कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, जो कि 8 8 और 8, मतलब 14 में से 6 गई 8, 15 में से 7 गई 8 और 17 में से 9 गई 8। अतः ये एक दूसरे के आइसोटोन कहलाते हैं। जिसमें भी हमारे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे आइसोटोन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है, वो है आइसोटोन। हीलियम आयन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जबकि आइसोटोन वो हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अभी अभी साइक्लोटोन एक प्रकार का कण गतिवर्धक है जिसकी खोज अर्नेस्ट लॉरेंस ने की थी। इसका उपयोग आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा पर गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोधी कण है पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित और पॉजिट्रॉन होता है धनावेशित। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण है क्योंकि ये समान द्रव्यमान तथा समान आवेश रखते हैं, परंतु पॉजिट्रॉन धनावेशित जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित रखता है। कह रहा निम्न में से वह 2 बल हैं जो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा करते हैं। निम्न में से वह 2 बल हैं जो आकर्षण पैदा करते हैं। अभी देखते हैं हम दोस्तों 33वां क्वेश्चन है हमारा। ये बताना हमें कौन से 2 बल हैं, गुरुत्वाकर्षण तथा स्थिर बल, अन्य बल, गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय बल। तो यही हमारा उत्तर है, गुरुत्वाकर्षण तथा नाभिकीय
बल। कैसे देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं नाभिकीय बल दो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा करते हैं। हालांकि नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं। नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं। नाभिकीय बल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के मध्य प्रभावशाली होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें हमारी कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहता है उसे हम कैथोड किरणें कहते हैं। एक कैथोड किरण निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों की वह किरण होती है जो इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित विद्युत बोलता के सापेक्ष ऋणावेशित इलेक्ट्रोड या कैथोड के एक सिरे से धनावेशित एनोड के दूसरे सिरे की ओर विचरण करती जाती है। अगला कहता है जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती हैं, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती हैं तो यह उत्पन्न करती हैं एक्स किरणें। उत्पन्न करती हैं। जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले तथा उच्च गलनांक वाले किसी ठोस के केंद्र बिंदु से टकराती हैं, जैसे देखते हैं, जैसे क्या होगा, जैसे में हो जाएगा मोलिब्डेनम, टंगस्टन आदि, तो वे उच्च वेदन क्षमता वाली विकिरणों को उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम एक्स किरणें कहते हैं। अगला देखते हैं। जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे आमतौर पर कहते हैं, जे थॉमसन ने किया था उसे हम कहते हैं प्लम और पुडिंग मॉडल कहते हैं। क्या था ये मॉडल, जान लेते हैं। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु गोलाकार आकृति में होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है, इलेक्ट्रॉन इसी में सन्निहित रहते हैं। इस मॉडल को प्लम तथा पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसी को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। नीचे दिए गए स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 का मिलान करिए। इसका हमें मिलान करना, सही बताना है कौन सा हमारा सही होगा। थॉमसन का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, अब यहाँ थॉमसन का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल हो जाएगा हमारा क्या, नाभिकीय इलेक्ट्रॉनों की द्वितीय प्रवृत्ति, आपकी व्याख्या, प्लम पुडिंग मॉडल या क्वांटम ऊर्जा परिकलन, ठीक है ना दोस्तों। या फिर रदरफोर्ड का मॉडल, बेहर का मॉडल, डी बार्ले का मॉडल। अब हमें ये बताना है कि इसमें से सही हमारा उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें से सही उत्तर है दोस्तों हमारा डी, ये हमारा डी उत्तर सही है। देख लेते हैं। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी ऊपर बताया, रदरफोर्ड ने आपकी व्याख्या की थी, बोर का मॉडल क्वांटम ऊर्जा की परिकल्पना थी और डी ब्रोगली व्याख्या इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रवृत्ति के लिए था। अगला देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या बताता है। किसी तत्व में उपस्थित परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित किसकी संख्या बताता है। तो परमाणु क्रमांक अभी हमने ऊपर बताया था कि हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटॉन। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ये रासायनिक तत्व पर एक गुण धर्म है। अगला कहता है निम्न में से तत्व कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगी। निम्न में से तत्व का कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगी, तो वो होता परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमेशा पूर्ण संख्या होगी, ऐसा नहीं कि वो अंडर रूट में आ जाए या बटे में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु क्रमांक एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, वह डी कक्षक से संबंधित होगा। वह डी कक्षक से संबंधित होता है। इसका उत्तर हो गया बी। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है S4s/2 अर्थात 4s⁻²। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ca28822 अर्थात एस में जो 2 तत्व आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3t10 और 4s2। क्रोमियम Z24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बी 3s2 3p6 3d4 और 4s1। अर्थ रूप से भरी हुई कक्षाएं आंशिक रूप से भरी हुई कक्षाओं की तुलना में अधिक स्थायी तथा संतुलित होती हैं। अर्थ रूप से भरी हुई किससे अधिक रूप से स्थायी और संतुलित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दो तत्व X और Y एक दूसरे के सम्मिलित आइसोटोनिक हैं।
जिनका परमाणु भंग क्रमशः 54 तथा 56 है। यदि X का परमाणु क्रमांक 26 तथा Y का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा सी। क्यों? 54 से 26 जाएंगी तो बचेंगे भाई 28। फिर आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फॉर्मूला होगा, उसका है K पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में एक परमाणु बचता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जो हमेशा दूसरों को दे सकता है। अगला है हमारा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक D1 पहला ही तत्व होता है आवर्त सारणी में। फिर देखते हैं हीलियम का 2 होता है। अगला देखते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है? 45वां क्वेश्चन। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है? तो वो है एल्युमिनियम Al, जिसका होता है 13 और मैग्नीशियम का होता है 12, सोडियम का होता है 11, और जबकि ये नियान जो दिया हुआ है नियान Ne, ये Ne जो नियान दिया हुआ है इसका 10 होता है। सोडियम जो है सोडियम का 11 होता है, और जो फ्लोरीन दिया इसका 9 होता है। तो किसका हो गया? एल्युमिनियम 13, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 होता है। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से अधिक है? किसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से अधिक है? तो देखिए फास्फोरस का नहीं हो सकता, नियान का नहीं हो सकता बताया, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फास्फोरस ही है, ए हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का होता है 15, फास्फोरस का होता है 15। और जैसा कि बताया था कि मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, मैग्नीशियम का 12 है, सोडियम का 11 है, और नियॉन का 9 है, नहीं नियॉन का हमारा 10 होता है, नियॉन का 10, तो हमारा फास्फोरस का 15, जो कि एल्युमिनियम से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस से की अपेक्षा अधिक होगा? फास्फोरस से अधिक, तो देखिए फास्फोरस से अधिक तो उसी का होगा, फास्फोरस का होता है 15, एल्युमिनियम का 13, फास्फोरस का 15 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। अच्छा, फास्फोरस, मैग्नीशियम का भी आपको पता है 15 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन का 14 होता है, सिलिकॉन का 14, तो इसका हो जाएगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, क्लोरीन। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक नियान की अपेक्षा अधिक होता है? नियान का आपको मालूम है दोस्तों 10 होता है, नियान का 10 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, बोरान का 5 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान का 5 होता है। तो किसका हो गया? मैग्नीशियम 12, जो कि 10 से अधिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही हमारा बी, मैग्नीशियम। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगा? सिलिकॉन से अधिक होना दोस्तों। अब देखिए अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे था कि नियान की अपेक्षा अधिक होगा, अब यहाँ सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होगा। तो देखिए सिलिकॉन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 14, सिलिकॉन का 14 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सल्फ़र का 16 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो किसका अधिक हो जाएगा? सल्फ़र का। किसका? सल्फ़र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, इसका सही आंसर होगा हमारा बी, सल्फ़र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक जिंक की अपेक्षा अधिक होता है? जिंक का होता है 30, जिंक का होता है 30, कॉपर का होता है 29, आयरन का होता है, आयरन Fe का होता है, Fe का 26, और क्रोमियम का होता है 24। हमें चाहिए ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ब्रोमीन का होता है 35, ब्रोमीन का 35। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ब्रोमीन। ये हमारा जो दिया हुआ है ये डी, ब्रोमीन हमारा उत्तर हो जाएगा सही। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा अधिक होगा? अब हमें आयोडीन की अपेक्षा अधिक बताना है, तो इसका उत्तर वैसे सही है प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम का होता है 78 और आयोडीन का होता है 53। जबकि इसमें देखिए सिल्वर दी हुई है, सिल्वर का 47 होता है, ब्रोमीन का भी हमने बताया 35 होता है, तो सबसे अधिक हो गया इसका जिंक का 30 होता है।
प्लेटिनम हमारा सही उत्तर है। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिक होगा? तो वह है कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, जबकि पोटेशियम से अधिक होता है। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक कैल्शियम की अपेक्षा अधिक होगा? किसका परमाणु क्रमांक कैल्शियम की अपेक्षा अधिक होता है? वो है स्कैंडियम। इसका आंसर है सही स्कैंडियम। सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, कैल्शियम का 20, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19। तो किसका इसका हो जाएगा? स्कैंडियम का 21 होता है। तो इस आंसर सही स्कैंडियम। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा? क्लोरीन की अपेक्षा, देखिए क्लोरीन का कितना होता है दोस्तों? क्लोरीन का होता है 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 29। पोटेशियम का 29। इसका सही आंसर हमारा ए पोटेशियम। आगे देखते हैं। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक कॉपर की अपेक्षा अधिक होगा? तो वह जिंक। जिंक का 30 होता है, जबकि कॉपर का 29 होता है। किस परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से किसकी संख्या पर निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉनों की संख्या पर निर्धारित करता, बता चुके हैं दोस्तों ऊपर। फिर आता है निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा? निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक होगा? तो वो है ए सोडियम का। सोडियम का होता 11, जबकि फ्लोरीन का होता 9। निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक आयरन की अपेक्षा अधिक होगा? आयरन का होता है 26 दोस्तों। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट का होता है 27। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या निम्न का योग है। द्रव्यमान संख्या उसके न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों का योग कहलाती है। जो नाभिक में उपस्थित होती है वही उसका द्रव्यमान संख्या का योग कहलाता है। अगला देखते हैं दोस्तों। 60वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए हमने यहाँ पे ये पहले पढ़ चुके थे। 60वां क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या सदैव परमाणु क्रमांक से कम, कोई अनिवार्य नहीं है। सदैव परमाणु क्रमांक से अधिक, ये भी अनिवार्य नहीं है। सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर, ये भी जरूरी नहीं है। कभी परमाणु क्रमांक के बराबर तो कभी उससे अधिक, कम तो हो ही नहीं सकती। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उसके न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 36 से 17 घटा दो, जो आएगा वही आंसर होगा हमारा, जो है 19। क्या हो जाएगा? 19। फिर है निम्न में से उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन तथा 17 इलेक्ट्रॉनों से युक्त है। देखिए तो क्या पूछ रहा है? उसका परमाणु भार पूछा। तो हम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को यदि जोड़ दें तो हमारा 18, 17, 35, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि परमाणु भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से देखते हैं उसी को। देखिए यूरेनियम 238 परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। यूरेनियम 238 में हमें बतानी है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए 92 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब परमाणु भार इसका 92 है। यदि हम ये 92 घटा दें 238 से, तो हमें हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो वो जो आएगी 146, जिसका उत्तर है सी। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी यदि उसके द्रव्यमान संख्या 226 तथा परमाणु क्रमांक 28 है। 226 से 28 घटाएंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 226 से 88 घटाएंगे 138, जिसका 138 में आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो बिल्कुल सही आंसर होगा, सटीक। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 तथा परमाणु भार 8 है। 2 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान होगा। 2 मोल ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान होगा। तो देखिए मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 × 16। द्रव्यमान है कितना? 16 है, और उसका मोल कितने हैं? 2। तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 32 ग्राम। मोलों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 मोलों का द्रव्यमान हो जाएगा 32 दूनी 64, आंसर बी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत किसी धातु की सतह से न्यूट्रॉनों का उत्प्रेक्षण होता है जब इसको हम
गर्म करते हैं नहीं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉनों का उपयुक्त वेग से टकराते हैं नहीं, उपयुक्त आवृत्ति पर प्रकाश इस प्रकार प्रकाश गिरता है। देखिए कैसे, धातु की सतह से जब भी उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश किरणें टकराती हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्प्रेक्षण होता है और विद्युत प्रभाव इसी को कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जब धातु की सतह से एक निश्चित एवं न्यूनतम प्रकाश टकराता है तो वह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करता है। वह आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित करते हैं, वह फोटॉन। क्वांटा को ऊर्जा के पृथक बंडलों के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रकाश के सापेक्ष क्वांटम को फोटॉन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्लांक नियतांक का मान बताइए। वो होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड। फिर देखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन समान तरंगदैर्घ्य रखते हैं तो उनके समान होगी रेखीय संवेग, तो उनका रेखीय संवेग समान होगा। बी आंसर सही होगा उसका। निम्न में से कौन सा कण कणों के वेग की द्वितीय प्रवृत्ति रखता है? तो वह है इलेक्ट्रॉन। कौन सा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। बी। विकिरण की द्वितीय प्रकृति डी बोर्गली के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो इसका आंसर है बी। अगला देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है। यह नियम किसका है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यह नियम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। अगला देखते हैं, एक्स किरणों की खोज की थी विलियम रोएंटजन ने। एक्स किरणों की खोज विलियम रोएंटजन ने की थी। ए आंसर सही है इसका। निम्न में से किसकी सहायता से पुरानी सामग्री जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता पढ़ना संभव हो सकता है? तो वह एक्स किरणों की मदद से उसको पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। निम्न में से कौन सा क्रम विकिरणों की बढ़ती तरंगदैर्घ्य के लिए सही क्रम है? तो ये होगा बी। अवरत किरणें, फिर हरी किरणें, परावैंगनिक किरणें, प्रबल एक्स किरणें। फिर आता है हमारा, निम्न में से कौन प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं है? प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय नहीं, वे कैथोड किरणें जो विद्युत चुम्बकीय नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। दृश्य स्पेक्ट्रम के प्रकाश की निम्न में से कौन से रंग की तरंग पदार्थ हरे रंग द्वारा अधिकतम आवेशित की जा सकती है? लाल व नीली। हरे रंग के द्वारा लाल व नीले रंग की प्रकाश ज़्यादा अवशोषित की जा सकती है। निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए असत्य है? कम शक्ति, प्रकाश की चाल से गति, परावर्तन, फोटोग्राफी प्लेट प्रभाव। तो कम शक्ति, क्योंकि ये अधिक प्रबल होती है। कम शक्ति इसका गलत है ये। एक्स किरणों के उत्सर्जन के विपरीत प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको डी आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन निम्न आवृत्ति रखता है? तो वह दृश्य प्रकाश। सबसे निम्न आवृत्ति इसी की होती है, दृश्य प्रकाश। ए। किसी तत्व के सभी समस्थानिक होंगे समान परमाणु क्रमांक के, परंतु परमाणु भार समान नहीं होगा समस्थानिक में। वह न्यूक्लाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। ऊपर वाला ही प्रश्न पूछ दिया उन्होंने। किसी तत्व के परमाणु जिनके भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हैं वो समभारक कहलाते हैं या समस्थानिक। परमाणु के जिनके भिन्न भिन्न परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे तो वो समस्थानिक कहलाएंगे। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं
परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, अर्थात समभारक हो जाएंगे, समस्थानिक हो गए वो, क्योंकि हम उनके परमाणु क्रमांक निश्चित हो जाएंगे समान रूप से, इसलिए समस्थानिक। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी आंसर हो जाएगा इसका। परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती कहलाते हैं, वो कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, देखिए इनके परमाणु भार समान दिए गए ऊपर, तो ये कहलाएंगे समभारक। जिसके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं वो समभारक कहलाते हैं। समभारक होते हैं, समभारक हैं समान द्रव्यमान संख्या के तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हों वो समभारक कहलाते हैं। ए। फिर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो नील बोर ने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सर्वप्रथम व्याख्या बी आंसर सही है इसका, नील बोर ने की थी। फिर देखते हैं बोर का परमाणु व्याख्या मॉडल करता है किसी भी परमाणु या आयन की जो कि केवल इलेक्ट्रॉन धारक हो। बी आंसर सही होगा। हाइड्रोजन की बोर की त्रिज्या का मान निकाला था, वो है 0.529 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यदि हाइड्रोजन के पृथक कक्षक की त्रिज्या r है तो हाइड्रोजन के n कक्षकों की संख्या होगी a, क्या हो जाएगी? a Rn²। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में पलायन कर जाते हैं तथा वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। इसी को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा रूप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रा रूप। सी आंसर। डी ब्रोगली बोर द्वारा दिए गए किसी परमाणु कक्षक सिद्धांत का खंडन अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। बी आंसर सही हो जाएगा। किसी परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा ऋणात्मक रूप नहीं हो सकती, शून्य से अधिक या कोई मान नहीं हो सकती, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदैव धनात्मक होती है। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऋणात्मक है तो वो कभी धनात्मक नहीं हो सकती। हीलियम का स्पेक्ट्रम लिथियम आयन के बराबर होता है। डी आंसर सही है। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आता है तब वह ऊर्जा उत्सर्जित करती है। बी आंसर सही है। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से के ऊर्जा स्तर पर वापस आते हैं। पहला आंसर सही होगा। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी आती है? वो है परावैंगनी किरणों के क्षेत्र में। परावैंगनी किरणों के क्षेत्र में लाइमन जो परावैंगनी में आती है। आगे देखते हैं। मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या होती है n² के बराबर। बी आंसर सही होगा इसका। मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या n² के समान होती है। गलियों में लगी मरकरी तथा सोडियम की लैंपें जलती हैं क्योंकि परमाणु का अवशोषण करती हैं। गलत। इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करती हैं। गलत। परमाणु का उत्सर्जन करती हैं। जब परमाणु उत्सर्जित होगा तभी तो जलेंगे, तो सी आंसर सही है। परमाणु कक्षक है, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय कक्षा नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षक नहीं, इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर बना विमीय क्षेत्र नहीं, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित महत्तम संभावित क्षेत्र, यही हमारा सही आंसर होगा। डी। निम्न में से किस परमाणु की आवृत्ताकार बाह्य कक्षाएं होती हैं? वो है बी, बोरियम। बेरिलियम की होती है। परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास नियंत्रित किया जाता है। परमाणु कक्षकों का अभिविन्यास नियंत्रित किया जाता है मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा, या क्वांटम इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या द्वारा, या एजीमुथल क्वांटम संख्या द्वारा। तो देखिए इसका आंसर सही बी है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षकों के आकार तथा कक्षकों की ऊर्जा को व्याख्यात करती है। बी आंसर सही होगा।
किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों में से किस प्रकार भेद किया जाता है? तो वो है चक्रण संख्या के द्वारा। काहे के द्वारा दोस्तों? चक्रण संख्या के द्वारा ही भेद किया जा सकता है। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। यह नियम है फाउंड का अपवर्जन का नियम, पाउली का अपवर्जन का नियम है ये। जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में, तो विपरीत चक्रण करेंगे। वो विपरीत चक्रण करें, पाउली के अपवर्जन के नियमानुसार वह विपरीत चक्रण करेंगे। कौन से कक्षक डंबलाकार के होते हैं? तो वह है पी कक्षक। पी कक्षक डंबलाकार के होते हैं, एस कक्षक वृत्ताकार होते हैं और डी कक्षक द्विडंबलाकार होते हैं और एफ कक्षक जो होते हैं वो असंहत आकार के होते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम ऑफ-बाहु का नियम का पालन करता है। ऑफ-बाहु के नियम का पालन करता है। ये जो है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, याद रखिएगा। ऑफ-बाहु का नियम कहता है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है। ऑफ-बाहु के नियमानुसार 3D 4s 4p कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम है। तो उसके लिए हम n+1 के नियमानुसार कब भरते हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा 4s 3D और 4p। यह कथन कि उपलब्ध उपकोषों में इलेक्ट्रॉन युग्म से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन स्थान लेते हैं द्वारा किया गया है। तो यह है हुंड का नियम। यह है दोस्तों हुंड का नियम। नाइट्रोजन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर बताया जाता है? वह है हुंड का नियम। वह भी क्या? हुंड का नियम क्या कहलाता है? एक ही उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो निम्न में से सिद्धांत किसका है? वो हुंड का। अगला देखते हैं दोस्तों, 115वां क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में निम्न न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। 0, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, 0। अगला देखते हैं, एक ऐसा परमाणुीय कण जिसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, तो वही न्यूट्रॉन है। ना तो ऋण आवेशित होता है ना धन आवेशित, तो सी हो जाएगा उसका उत्तर। परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या वह है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग से परमाणु द्रव्यमान संख्या में प्राप्त हो जाती है। सी आंसर सही हो जाएगा। किसी परमाणु नाभिक के घटक में कौन कौन से तत्व होते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं हमने ऊपर बताया था। इसमें केवल 2 ही तत्व होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं, किसी भी तत्व के मोल को 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं दोस्तों? आणविक द्रव्यमान। निम्न में से कौन सा कण ऋणावेशित आयन है? निम्न में से कौन सा कण ऋणावेशित आयन? आयोडीन। ये एक लेता है क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसलिए आयोडीन आयन जो है ऋणावेशित आयन होगा। अगला देखते हैं, परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है? जेड द्वारा। जेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। धन आयन किस प्रकार बनाते हैं? धन आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से ही बनता है। ऋण आयन किस प्रकार बनता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से। ए आंसर। निम्न में से कौन सा धन आयन नहीं है? धन आयन कौन सा नहीं है? इसका उत्तर है सी, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन नहीं है। समभारक क्या होते हैं? समभारक वह कहलाते हैं जिनके परमाणु भार तो समान हों लेकिन परमाणु क्रमांक जो हों वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निम्न भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तथा समान द्रव्यमान वाले तत्व ही समभारक कहलाते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, ऋण आयन बनाते हैं। ऋण आयन क्या? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से नहीं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से ऋण आयन बनता है। इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने से ऋण आयन बनता है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? हमने ऊपर बताया था आपको, ईटा
परनाज अर्थात पर गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने एक धनावेशित कण का आविष्कार किया था जिसे उन्होंने प्रोटॉन कहा था, गोल्डस्टीन। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।